ओके सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सो वंडरफुल सो वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले लेसन 14 ऑफ एसएम दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, आज कौन सा टॉपिक करने वाले हम लोग? आज करने वाले हम लोग एडीएल मैट्रिक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत विनती है स्टूडेंट्स से कि भैया वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे यार, सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए, रीच हो पाए एंड अपना चैनल ग्रो कर पाए, है कि नहीं? सो दैट यार मेरे को भी मोटिवेशन मिले, आप लोगों के लिए फ्री का वीडियोज़ बनाता रहूँ मैं फॉरएवर। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। हम लोग एडीएल मैट्रिक्स देखेंगे। एडीएल मैट्रिक्स लास्ट हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट हम लोगों ने सर कंप्लीट किया था, मैं आपको बता दूं सर, बहुत ब्यूटीफुल सा टॉपिक, आंसॉफ मैट्रिक्स जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अच्छा सर, ये जो आंसॉफ मैट्रिक है ये प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड था और हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को देखा है कि यार प्रोडक्ट एंड मार्केट जो है, हम लोग या तो नया प्रोडक्ट लाएंगे नए मार्केट में, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में लाएंगे। ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा है आंसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स में। लेकिन आज जो भाई मेरे हम लोग करने चाले वो है एडीएल मैट्रिक्स। एडीएल मैट्रिक्स क्या बताइए ना? एडीएल मैट्रिक्स। अच्छा सुनो अच्छे से, एडीएल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है सर? इसका पूरा नाम बताइए। आर्थर डी आर्थर डी लिटिल ये बंदे थे जिन्होंने ये मैट्रिक्स लाए थे। ठीक है सर, कहाँ लिखा है ये चीज़? आर्थर डी लिटिल, ठीक है, प्रोवाइड्स विद द एडीएल मैट्रिक्स। तो एग्जामिनेशन में अगर आ गया तो भैया आप कर पाओगे, आप लिख पाओगे, आप आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। हाँ जी, चलो ठीक है। तो एडीएल मैट्रिक्स का जन्मदाता कौन है बता दिए फटाफट। आर्थर डी लिटिल। ठीक है, ये समझ में आ चुका सर। आगे बढ़िए सर। ये मैट्रिक्स कहता क्या है? ये मैट्रिक्स कहता है भैया कोई भी इंडस्ट्री के ऊपर, बोलते कि यार कोई भी इंडस्ट्री है ना भाई मेरे, इसका एक लाइफ साइकिल रहता है। कोई भी इंडस्ट्री है उसका एक लाइफ साइकिल रहता है भैया। वो जन्म लेता है, ग्रोथ होता है, उसका मैच्योर हो जाता है, उसके बाद बुढ़ापे में भैया कमर कस के बैठ जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में भैया वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल है एंड ऑल्सो एन इंडस्ट्री लाइफ साइकिल ऑल्सो। एक इंडस्ट्री का भी इस प्रकार से लाइफ साइकिल रहता है। ठीक है, एंड उस दौरान, इस लाइफ साइकिल के दौरान देखो ना, ये अगर लाइफ साइकिल है मेरा, ठीक है, ये अगर लाइफ साइकिल है मेरा, फॉर एग्जांपल ये मैंने पूरा एकदम बिगिनिंग किया है, मेरी ज़िंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है ये मेरा पॉइंट है अपना ग्रोथ पॉइंट, ये वाला पॉइंट है मैच्योर पॉइंट, ये वाला पॉइंट है अपना एजिंग पॉइंट। अब क्या मेरा ज़िंदगी पूरा एक ही लेवल पे जाने वाला, इसी प्रकार से जाने वाला, या फिर मेरा ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स एंड अप्स एंड डाउन्स आने वाला है? हाँ सर, आपकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आने वाला है, हमारे ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आने वाला है, शाहरुख खान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं सर। सब सर की हर किसी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो होता ही है सर। तो एक इंडस्ट्री की ज़िंदगी में भी, लाइफ साइकिल में भी अप्स एंड डाउन्स होता है। ठीक है, 4 स्टेजेस रहता है किसी भी इंडस्ट्री का। जो लाइफ साइकिल है उसमें 4 स्टेज रहता है। बताइए कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज, बताओ एम्ब्रॉयनिक स्टेज, EMBRYON ऐसे एम्ब्रॉयनिक स्टेज मतलब जन्म, जस्ट जन्म लिया है भाई मेरे ने। ग्रोथ स्टेज, उसके बाद मैच्योर स्टेज, उसके बाद एजिंग स्टेज। ठीक है, इसी स्टेज में भैया इस कोई भी इंडस्ट्री ना, उनको बहुत सारे पोजीशंस जो है वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, बहुत सारे पोजीशंस। अब वो कौन से पोजीशंस है? 5 प्रकार के पोजीशंस है। एक है डोमिनेंट पोजीशन, दूसरा है स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तीसरा है फेवरेबल पोजीशन, लास्ट में है टेनेबल एंड वीक पोजीशन। ठीक है, अब इन सारे पोजीशंस में एंड इन सारे लाइफ स्टेजेस में हम लोग कौन सा क्या किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं वो हम लोग इस मैट्रिक्स में देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो, अगर कोई बंदा, सुनो ना, अगर किसी बंदे का एज हो चुका है, क्या बताइए ना, किसी बंदे का एज हो चुका है, बंदा या फिर मैं इंडस्ट्री बोलूँ तो कोई इंडस्ट्री का एज हो चुका है और ये वीक स्टेज में आ चुका है अभी। ठीक है ना, जैसे जैसे देखो ना, पहले तो अगर एम्ब्रॉयनिक स्टेज होगा तो वो डोमिनेंट रहेगा। मतलब एम्ब्रॉयनिक स्टेज मतलब क्या? एम्ब्रॉयनिक स्टेज मतलब क्या, ये पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, टेंशन मत लो। ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज, ठीक है, एम्ब्रॉयनिक स्टेज मतलब क्या? बोले कि इट इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन स्टेज बाय फॉलोइंग रैपिड ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ, नो और लिटिल कंपटीशन, हाई प्राइजेज एंड इन्वेस्टमेंट एंड न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब बंदे के पास क्या नहीं है बताओ? एम्ब्रॉयनिक स्टेज में बंदे के पास क्या नहीं होता है? रैपिड मार्केट ग्रोथ होता है क्योंकि नया नया प्रोडक्ट रहता है, लिटिल कंपटीशन रहता है, नया प्रोडक्ट है लिटिल कंपटीशन होगा, हाई प्राइजेज रहता है प्रोडक्ट का, बहुत ज़्यादा प्राइस रहता है प्रोडक्ट का क्योंकि नया है, किसी के पास है नहीं, इन्वेस्टमेंट भारी भरकम इन्वेस्टमेंट रहता है, नया टेक्नोलॉजी रहता है, तो भैया एकदम बवाल होता है। तो अगर एम्ब्रॉयनिक स्टेज में बंदा है तो वो तो डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय करेगा ना। वो कौन सा पोजीशन एंजॉय करेगा? डोमिनेंट पोजीशन। जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता जाएगा, फिर देखो जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता जाएगा, जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता जाएगा, मैच्योर होते जाएंगे, एज होते जाएंगे, वैसे वैसे हम एट द एंड उसको अबांडेंट भी कर देंगे क्योंकि एज हो गया उसका तो वो वीक भी हो जाएगा, तो उसको हम लोग कर देंगे अबांडेंट। तो यहाँ से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेनली पढ़ना है यहाँ से जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है
वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो भैया ये समझ लो कि भाई किसी भी इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल होता है 4 स्टेज में, ठीक है, 4 स्टेज में, एम्ब्रॉयनिक स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योर स्टेज, एजिंग स्टेज। इस स्टेज में खत्म हो जाता है और कंपेरेटिव पोजीशंस उसको, डिफरेंट कंपेरेटिव पोजीशंस उसको एंजॉय करने के लिए मिलता है। सबसे पहला है डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक। समझ में आ रहा है? अच्छा, पोजीशंस उसको 5 मिलते हैं एंड उसका लाइफ साइकिल होता है 4। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर आगे बताइए, ग्रोथ स्टेज में क्या होता है? सर ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि मार्केट इज स्ट्रेंथनिंग एंड द सेल्स आर इंक्रीजिंग। ग्रोथ हो रहा है मतलब सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ग्रोथ होगा ऑटोमेटिकली। कंपटीटर्स कम रहते हैं, ठीक है। मेक एन अपीयरेंस एंड कंपनी अचीव्स एक्सेलेंस इन ब्रिंगिंग अप अ न्यू प्रोडक्ट, है ना, कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सेलेंस मिलता है। मैच्योर प्रोडक्ट, मैच्योर स्टेज में क्या हो जाता है? मैच्योर स्टेज द मार्केट इज कंप्लीटली स्टेबल। कंपनी जो है, इंडस्ट्री जो पूरा एकदम स्टेबल है, विथ वेल एस्टाब्लिश्ड बेस ऑफ कस्टमर्स एंड मार्केट शेयर्स आर ऑल्सो स्टेबल, ठीक है। मार्केट शेयर भी स्टेबल है, कस्टमर्स भी स्टेबल है, मतलब मेच्योर स्टेज में है। कस्टमर्स मतलब मेच्योर मतलब क्या? कोई भी बंदा मेच्योर कब बनता है? जब वो स्टेबल हो जाता है, राइट। अगर तुम्हारे अंदर वो स्टेबल मेच्योरिटी है ना, मतलब स्टेबल सेंस ऑफ फीलिंग है कि यू आर स्टेबल इन योर फीलिंग्स, कंट्रोलिंग योर फीलिंग्स, इनर फीलिंग्स, आउटर फीलिंग्स, एवरी टाइप ऑफ फीलिंग्स, controlling your own emotions, if you are stable in that means you are mature. That is when we call someone mature. So हम लोग कहते हैं ना, कभी कभार बहुत सारे बूढ़े बुढ़े लोग भी रहते हैं या फिर एजड पर्सन भी रहते हैं या फिर हाँ जी हमसे बड़े भी रहते हैं जो कि मेच्योर दिखते हैं लेकिन होते नहीं, मतलब दे आर नॉट कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग देयर ओन फीलिंग्स, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ बिहेविंग अ मेच्योर पर्सन। एक मेच्योर पर्सन किस प्रकार से बिहेव करता है? बहुत स्टेबली बिहेव करता है वो, राइट। तो यही पोजीशन है। कस्टमर आर मेकिंग रिपीटेड ऑर्डर्स, मेच्योर हो चुका है, रिपीटेड ऑर्डर्स हो रहा है, बट विथ ए लॉट ऑफ कंपीटर्स बढ़ जाएंगे। द कंपनी हैज़ टू मेक एफर्ट्स इन डिफ्रेंशिएटिंग देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंपीटर्स, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू नो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट लाएंगे तो सो दैट कंपटीशन जो है उस पर हम लोग टक्कर दे पाए। एजिंग मतलब भैया हो गया सब कुछ काम, ठीक है। मार्केट वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। द लास्ट स्टेज ऑफ द मार्केट इन विच मार्केट वॉल्यूम श्रिंक्स एज द डिमांड डिक्लाइंस। क्यों होता है श्रिंक? डिमांड डिक्लाइन हो जाता है। स्नैचिंग मार्केट शेयर्स फ्रॉम द कंपीटिटर्स बिकम्स डिफिकल्ट, देन कंपनी रिक्वायर्स इनोवेटिंग और मॉडिफाइंग द प्रोडक्ट और टू मेक एन एग्जिट। या तो प्रोडक्ट को मॉडिफाई करो या तो एग्जिट कर लो, सीधा बात, ठीक है। तो ये हो जाता है एजिंग स्टेज में। गॉट इट। एजिंग स्टेज में आपको दुकान बंद करने की ही ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बहुत एजड हो जाते हो तब आपको इनोवेशन का दरकार होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में चलना है तो आपको इनोवेशन का दरकार होता है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। या अगर आप इनोवेशन नहीं हो पा रहा है आपसे तो बंद कर दो। जैसे कि माइक्रोमैक्स का फ़ोन जो है वो भैया एक जनरेशन के लिए थोड़ी ना था, बहुत सारे जनरेशन्स ने माइक्रोमैक्स यूज़ किया है ना। लेकिन जब बूढ़ा हो गया माइक्रोमैक्स, उसके बाद माइक्रोमैक्स अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया। माइक्रोमैक्स जो है वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया, उसने एग्जिट कर दिया, है ना। उसके बाद फिर से मार्केट में अभी आए माइक्रोमैक्स, है ना। तो यही चीज़ है, आपको पता होना होगा कि यार जब आपका एज होता है ना, यू हैव टू मॉडिफाई योर सेल्फ, क्योंकि आप तो मर जाओगे, आप इंसान हो, लेकिन इंडस्ट्री तो कैसे मरेगा? इंडस्ट्री या फिर बिजनेस या फिर कंपनी वो कैसे मरेगा? उसको तो थ्रू आउट द लाइफ आपको लेकर जाना होगा ना। तो यही चीज़ है यहाँ पर बता रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो एग्जिट कर लो या फिर इनोवेटिव तरीका निकालो कंपनी को, मार्केट को, इंडस्ट्री को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए, ठीक है। अब पोजीशंस के बारे में बात कर लेंगे भैया। बहुत सारे पोजीशंस इंजॉय करने को मिलता है। सबसे पहले तो डोमिनेंट पोजीशन, क्या ही बताए, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन रहता है ना। डोमिनेंट पोजीशन मतलब कि भैया अपना धौस है यहाँ पे, मतलब अपना पूरा एरिया है, चाचा हमारे विधायक, समझ में आ रहा है। इज़ अ रेयर फिनोमिना एज इट इज़ अ नियर मोनोपोली सिचुएशन। अब सबके चाचा तो विधायक नहीं रहते हैं ना, तो रेयर तो होगा ही। इट इज़ अ रेयर फिनोमिना एज इट इज़ अ नियर मोनोपोली सिचुएशन। मोनोपोली मतलब एक ही बंदा, एक ही इंडस्ट्री चला रहा और कोई दूसरा चला ही नहीं रहा है, ठीक है ना, समझे ऐसे। appears in result of innovative out of the box product technology is introduced in the market by a very strong brand। पैसा है, ब्रांड है, लेकर आएंगे टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये डोमिनेंट पोजीशन। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पोजीशन मतलब मार्केट शेयर इज हायर एज द पोजीशन ऑफ द कंपनी इज कंपेरेबली पावरफुल ऑल्दो द कंपीटिटर्स आर वर्किंग एग्रेसिवली। कंपीटिटर्स है लेकिन हम भैया
सख्त लौंडे, ठीक है। हम कौन है? सख्त लौंडे, क्योंकि हम हैं स्ट्रॉन्ग। कंपटीटर्स तो है ही, लेकिन हम बहुत सख्त है, हम स्ट्रॉन्ग हैं। समझ में आ रहा है? कंपटीटर्स तो है ही, कंपटीटर्स एकदम लगे पड़े हैं, अब जो है एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम तो भैया बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अपना पोजीशन बहुत ही स्ट्रांगली मेंटेन करके चल रहे हैं अपने बिजनेस में। करेक्ट, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो अपने को एक्सपीरियंस करने को मिलता है किसी भी बिजनेस के लाइफ साइकिल में। फेवरेबल सिचुएशन का ऐसा होता है कि भैया फेवर में, आपके फेवर में है, सिचुएशन आपके फेवर में चला आता है। कंपनी हैज़ एन स्ट्रॉन्ग एज इन सर्टेन लिमिटेड सेगमेंट्स ऑफ इट्स कंपीटिटर स्ट्रेंथ। Strengths of this product and geographical advantages are taken into consideration at this stage and need to be constantly protected। मतलब ऐसा है कि आपके पास जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपके कंपटीटर्स के पास नहीं है। तो कुछ चीज़ों में, कुछ एजेस में आप बहुत स्ट्रॉन्ग निकल जाते हो, है ना, तो उसको अब अपने को यूज़ करना पड़ता है, उस स्ट्रेंथ को अपने को यूज़ करना पड़ता है उस फेवरेबल सिचुएशन। वो स्ट्रेंथ क्या है? वो स्ट्रेंथ आपके पास है, मतलब आपके पास सिचुएशन फेवरेबल है ना। स्ट्रेंथ आपके पास है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए जो कि अपने कंपटीटर्स नहीं कर पा रहे, मतलब द सिचुएशन इज इन योर फेवर, इजंट इट? तो यही बात है, यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि भैया आपके फेवर में रहता है, ठीक है। तो एंड नीड टू बी कंस्टेंटली, देखो ना, केवल स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड जियोग्राफिकल एडवांटेजेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन एट दिस स्टेज एंड नीड टू बी कंस्टेंटली प्रोटेक्टेड। अब इस प्रोडक्ट को कंस्टेंटली प्रोटेक्ट करके रखना भी होगा, क्योंकि फेवरेबल सिचुएशन कभी भी सिचुएशन आउट ऑफ फेवर हो सकता है। इसलिए टेनेबल का मतलब होता है कि द कंपनी कीप्स स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन स्मॉल नीशेस, specific geographical location or very focused product differences. The product of competitors strengthens and causes difficulties for the company। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। देखो क्या समझाए यहाँ पर, बोले कि जो कंपनी है वो अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है स्मॉल नीशेस में, ठीक है। अब नीश का मतलब क्या होता है पहले ये बता दो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नीश का मतलब पता नहीं होगा। NICHE बताओ। मतलब इट डिनोट्स व्हाट? इट डिनोट्स प्रोडक्ट सर्विस और इंटरेस्ट दैट अपील्स टू ए स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है? बहुत ही मतलब नीश प्रोडक्ट कहते हैं ना हम लोग, समझ में आ रहा है? स्पेशलाइज सेक्शन को ही ये सेटिस्फाई करता है। तो स्मॉलर नीश रखते हैं टेनेबल सिचुएशंस में, टेनेबल पोजीशन में, ठीक है। स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन रहता है कि इस एरिया में ये यूज़ होता होगा। ये प्रोडक्ट वेरी फोकस्ड प्रोडक्ट रहता है, प्रोडक्ट डिफरेंसेस रहता है। द फोर्स ऑफ कंपिटिटर्स स्ट्रेंथन्स एंड कॉजेज डिफिकल्टीज फॉर द कंपनी। लेकिन जो कंपिटिटर्स है ना, जो कंपिटिटर्स है वो इतना फोर्स करते हैं कि भैया कॉजेज डिफिकल्टीज फॉर द कंपनी। समझ में आया ना, कंपनी को दिक्कत होता है। वैसे भी हम लोग आपको बता रहे हैं कि ऊपर से डोमिनेंट पोजीशन नीचे आ रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट पोजीशन होगा वीक में, तो भैया टूट ही जाएगा कंपनी। देखो, द प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट सेटिस्फैक्टरी मेकिंग पोजीशंस ऑफ द कंपनी अनअट्रैक्टिव। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, पोजीशंस जो है कंपनी का बहुत अनअट्रैक्टिव है। द मार्केट शेयर इज डिक्लाइनिंग दो दे हैव अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्डर टू एनहेंस देयर पोजीशन इन द मार्केट एंड बिकमिंग फेवरेबल। ठीक है, तो आपके पास पोजीशन भी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उठ खड़ा नहीं हो पा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहे क्योंकि आप वीक हो चुके हो। क्या हो चुके हो? वीक हो चुके हो। समझ में आ रहा है? तो ये सारे पोजीशंस रहते हैं, कंपेरेटिव पोजीशंस रहते हैं किसी भी एक इंडस्ट्री का, जो हम लोगों ने यहाँ पे नीचे देखा है। ऊपर में क्या देखा है हमने? लाइफ साइकिल। ये आप याद कर पाओगे तो एग्जामिनेशन में आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये हाउ टू यूज़ ADL मैट्रिक्स ना, ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ये आप एक बार घर में कर लेना। सिर्फ ADL मैट्रिक्स का नहीं, बाकी सब जितने से भी मैट्रिक्स हम कर रहे हैं उसका एक बार घर में कर लेना, ADL मैट्रिक्स, हाउ टू यूज़ इट एंड ऑल स्टफ। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे हम लोग भैया। नेक्स्ट जाएंगे हम लोग GE मैकेंजी मैट्रिक्स। क्या बताइए फटाफट? GE मैकेंजी मैट्रिक्स, इसके ऊपर जाएंगे। चलो भैया, GE मैकेंजी मैट्रिक्स जो है वो समझ लेते एक बार अच्छे से। देखो, GE मैकेंजी मैट्रिक्स क्या है, ये चीज़ समझते। सुनो, GE मैकेंजी मैट्रिक्स इज ए स्ट्रेटेजी टूल फॉर अ मल्टीपर्पज मल्टी बिजनेस कॉरपोरेशन। मतलब जो मल्टीपल ब्रांड्स के साथ ना वो बिजनेस करते हैं, ठीक है। यूज इन ब्रांड मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट दैट असिस्ट अ कंपनी टू डिसाइड अबाउट द प्रोडक्ट्स टू बी एडेड इन देयर पोर्टफोलियो एंड अपॉर्चुनिटीज टू बी प्रायोरिटाइज इन द मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। सीधा सीधा बात ऐसा है कि भैया GE मैकेंजी मैट्रिक क्या करता है? सबसे पहली बात वो तो करता है भैया ब्रांड मार्केटिंग, ब्रांड का मार्केटिंग करता है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट करता है। अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि भैया कंपनी को बताए कि कौन सा प्रोडक्ट आपको इंक्लूड करना चाहिए और कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है वो चीज़, ठीक है।
company to decide about the products to be added to its portfolio and opportunities to be prioritized. कौन से opportunities को prioritize रखना चाहिए in the market for investment. समझ में आ रहा है? ये है GE McKinsey मैट्रिक्स. अच्छा सुनो, नेक्स्ट क्या बताए? It is a framework that evaluates business portfolio, provides further strategic implications and helps to prioritize the investment needed. सेम चीज़ है, ठीक है. अच्छा यहाँ से अच्छा आपको करना होगा क्या, मैं बताता हूँ. यह आपने समझ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब सुनो एक चीज़, इसमें इस मैट्रिक्स में हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं. इस डायग्राम में होता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ. ठीक है, कि वो कौन सा स्ट्रेंथ है बिजनेस का, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल और ये होता है अपना वर्टिकल. ठीक है, इस डायग्राम में. अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसको कैसे किस प्रकार से आपको पढ़ना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ. देखो, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस ये सबसे पहले आपको पढ़ना होगा. इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इसमें से एग्जामिनेशन में आ जाता है, ये पॉइंट्स में से क्वेश्चन. गॉट इट? इन पॉइंट्स में से क्वेश्चन आ जाता है कि देखो ये वाला चीज़. देखो, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इंडिकेट्स हाउ हार्ड और इजी इट विल बी फॉर अ कंपनी टू कम्पीट इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट्स. है ना, कि कितना हार्ड होगा या फिर ईजी होगा. राइट, द मोर प्रॉफिटेबिलिटी द इंडस्ट्री इज द मोर अट्रैक्टिव इट बिकम्स. जितना ज़्यादा प्रॉफिट उस इंडस्ट्री में है उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. अब एक चीज़ बताओ यार, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है इसमें लाखों हज़ारों लोग एवरी ईयर ट्राई करते भैया, एवरी ईयर मतलब एवरी ईयर ट्राई करते कि यार फिल्म इंडस्ट्री में मेरा हो जाए. ये एक प्रकार का इंडस्ट्री है. क्या वो अट्रैक्टिव है? बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं. लेकिन एक चीज़ बताओ यहाँ पे, एक मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो अट्रैक्ट करता है ना, ये किस लिए करता है? क्योंकि पीपल कैन मेक मोर एंड मोर मनी ओवर देयर. राइट, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ 100,000 करोड़ यार करोड़ों में कमाई हो सकता है आपका. ठीक है, अगर आपने सही प्रकार से उस इंडस्ट्री में अब इन्वॉल्व हो पाए तो यही चीज़ है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस. ये समझ में आ चुका है? ठीक है. When evaluating the industry attractiveness, analysts should look how an industry will change in the long run. Future में कैसे change होगा rather than in the near future, because the investment needed for the product usually requires long-lasting commitment. ठीक है. अच्छा यहाँ पर देखो, industry attractiveness consists of many factors that collectively determine the competition level in it. There is no definite list of which factors should be included to determine industry attractiveness, but the following are the most common. ये सारे मोस्ट कॉमन है. पहला है कि भैया ग्रोथ रेट. ठीक है, ये इसको हम लोग कह सकते हैं मार्केट ग्रोथ रेट या फिर लॉन्ग रन ग्रोथ रेट. लॉन्ग रन ग्रोथ रेट किस चीज़ का? मार्केट का, जो क्या करता है बताए, डिटरमाइन करता है किसी भी इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस का, कि ये ग्रोथ रेट क्या है, लॉन्गर रन में इसका ग्रोथ रेट क्या है. अगर इस इंडस्ट्री का लॉन्गर रन में ग्रोथ रेट है तो हम इन्वॉल्व रहेंगे. ठीक है, ये समझ में आ चुका है. उसके बाद है इंडस्ट्री का साइज़ क्या, बड़ा है छोटा है, फिर इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, फिर इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, चेंज इन डिमांड क्या है, ट्रेंड ऑफ प्राइसेस क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स क्या है, सीजनिटी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है. सिर्फ आप फिल्म इंडस्ट्री को लेकर ना चले, यहाँ पे सारे इंडस्ट्री को हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं. गॉट इट? तो ये सारा चीज़ है जो डिटरमाइन करता है किसी भी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को. गॉट इट? ये आपको याद रखना होगा. ठीक है, और नेक्स्ट जो याद रखना होगा वो है बिजनेस स्ट्रेंथ का. देखो, कंपेटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और ए प्रोडक्ट. स्ट्रेंथ का जो हम लोगों ने यहाँ पर बताया मैंने आपको, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ. ठीक है, देखो अलोंग द एक्स एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. अच्छा, अलोंग दी बोले देखो ना, अलोंग द एक्स एक्सिस द मैट्रिक्स मेजर्स हाउ स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ competition a particular business unit is against its rivals. In the other words, managers try to determine whether a business unit has a sustainable competitive advantages or not. If the company has a sustainable competitive advantages, the next question is for how long it will be sustained. ठीक है. अच्छा, फैक्टर्स क्या रहेंगे स्ट्रेंथ का किसी बिजनेस यूनिट का? द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द कंपेटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस यूनिट. टोटल मार्केट शेयर कितना है, मार्केट शेयर ग्रोथ कंपेयर टू राइवल्स कितना है, मतलब राइवल्स के अकॉर्डिंग मेरा मार्केट ग्रोथ कितना है, मार्केट शेयर ग्रोथ कितना है, ब्रांड स्ट्रेंथ कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी क्या है भैया, ब्रांड स्ट्रेंथ, ISS राजामौली ब्रांड स्ट्रेंथ भाई मेरे. अच्छा, कस्टमर लॉयल्टी, वीडियो मतलब वैल्यू, रेयरनेस, इमिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज. अच्छा, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ इन मीटिंग इंडस्ट्री क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, स्ट्रेंथ ऑफ वैल्यू चेन, लेवल ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी. ये आपको याद कर लेना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. ठीक है, इतना अगर आप याद कर पाओगे तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी हो जाएगा अपने आप. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये चीज़
ये बाकी वाला ये वाला पोर्शन आप रीड करना, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड कर लेना ये वाला चीज़, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ, देखो अच्छे से, ये सारा चीज़ याद कैसे करना है ना, ये इसका ना आपको ऐसे लिख लेना होगा, ठीक है। जैसे कि ग्रोथ रेट तो आपको ना ऐसे जी करके लिख लेना होगा, इंडस्ट्री साइज तो आपको एस करके लिख लेना होगा, फिर है इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, फिर पी करके लिख लेना होगा। तो ऐसे करके आप लिखो लंबा चौड़ा, इसको याद रखो। एंड यहाँ पे भी सेम, जैसे टोटल मार्केट शेयर है तो आप एम याद कर सकते हो, मार्केट शेयर, ठीक है। फिर मार्केट शेयर ग्रोथ है तो फिर आप टू राइवल्स है, राइट, मार्केट शेयर ग्रोथ, तो जी आप याद कर सकते हो। इस प्रकार से आप ना ऐसे बना के आपको याद रखना होगा। अच्छा, यही पढ़ना होगा इन दोनों में से, गॉट इट, ये पढ़ लो, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक रखते हैं आज के लिए भाई, मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा छोटा वीडियो करेंगे सो दैट आप लोग सेटिस्फाई हो जाओ एंड जल्द से जल्द खत्म कर पाओ। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा एंड नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ एक ही मैट्रिक्स रह जाएगा अपना, होगा वो मैट्रिक्स है पॉटर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज है, पॉटर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा जाएगा, कल एक अच्छा खासा क्लास लेंगे हम इसके ऊपर। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।